नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आदरणीय शुक्ला जी, एक सवाल आपसे पूछना है। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और मुझे कर्मचारी यही बात सबसे पहले ही बताते हैं, यही रोते रहते हैं। उनकी समस्याएं हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी पीड़ा है। एक पहला सवाल आपसे कि एनपीएस को आप कब खत्म करा रहे हैं भारत से? एनपीएस के बारे में बताइएगा केवल। नहीं, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने किया है। जी हाँ। और एनपीएस को तो समाप्त होना ही चाहिए, क्योंकि एनपीएस को ये माना जाता है, हम लोग बार बार कहते हैं कि एनपीएस मीन्स नो पेंशन स्कीम। और एनपीएस मीन्स नो पेंशन स्कीम। नो पेंशन स्कीम ये बहुत बड़ा धोखा है। ये काम करने वालों के साथ धोखा है और ये मजदूरों के साथ धोखा। आप देखिए, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हम ये प्रश्न जो व्यवस्था में जुड़े हैं उन पे आरोप है, जो सचिवालय में काम कर रहे हैं उस लॉबी का आरोप है कि आपने अपनी पेंशन की तो व्यवस्था ठीक कर ली, आपने जिसके सहारे किया उन नेताओं की पेंशन की व्यवस्था तो ठीक कर ली, लेकिन आपका इशारा अभी जो ताजा आदेश हुआ है 13 तारीख को जी। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की पेंशन अपडेशन के बारे में। हाँ, क्योंकि जब देश आजाद हुआ हाँ, था तो अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया था कि हमने लूट लिया है, हमने शासन किया है और अब तुम शासन करना। तो अब देश में जिनको आप कह रहे हो यही नहीं का शासन हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों को तो इनकी कतर खुर्चन मिल रही है और जिससे ये नेता लोग खुश हैं। वास्तविक शासन तो यही लोग कर रहे हैं और ये अपने लिए सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं, सारा षड्यंत्र ये कर लेते हैं। नहीं, 13 तारीख को ये आदेश हुआ, आपने तो देखा है, आप ही लोगों ने बताया हमको, मैंने भी देखा है कि उसमें ये आदेश हुआ है कि 1/4/2004 से ये व्यवस्था लागू हुई। 1/4 से तो उसमें था कि ये व्यवस्था जो लागू हुई इसके ठीक 1 महीने पहले जब ये बंद हुई, आपने बता दें जब से बंद हुई, तो बंद होने से पहले जिन लोगों ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में अप्लाई किया था, जो वैकेंसी नोटिफाइड हुई थी, उनके तहत ऑल इंडिया सर्विसेज में उनको फिर से एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पुरानी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज तो तमाम होती हैं। हम लोग तो ऑल इंडिया सर्विसेज वो समझते हैं कि जिनमें ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है लोगों का, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का साफ साफ उल्लेख है कि यही 3 सर्विसेज मानी गई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे मैं बार बार कह रहा हूँ और हर बार कह रहा हूँ कि इस देश में जिस संविधान की दुहाई देते देते ये लोग थकते नहीं हैं कि समानता का सिद्धांत है, इक्वलिटी की बात है, इस देश में कहीं इक्वलिटी नहीं हो रही है। पग पग पे जो है एक दूसरे के साथ भेदभाव हो रहा है और इस देश के संविधान के मुताबिक ये व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई इसे माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा और ये व्यवस्था सभी के लिए लागू होगी, केवल आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए लागू नहीं हो सकती है। ऑल इंडिया कैडर सभी बैंक के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के भी हैं और भी हैं, सबके लिए लागू होगा। और सिर्फ उनके लिए लागू नहीं होगा, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए लागू होगा, फिर ये आरआरबीज के लिए लागू होगा। देश के हर काम, देश का सिद्धांत यही है, संविधान बराबरी का हक देता है। नहीं, यूसीसी की बात तो भारत सरकार कर रही है, यूसीसी का प्रस्ताव लाने जा रही है। तो ये यूसीसी कैसे लागू होगा जब किसी को पेंशन मिलेगी, एनपीएस मिलेगा, किसी को पेंशन, राजनेताओं को देखिए आप ये समझिए कि पंचायत से लेके और सांसद तक अगर आदमी 9 पदों पर रहा है तो उसको 9 पेंशन मिलती है जी। लेकिन पंजाब में सरकार ने अभी बंद कर दिया। 9 पेंशन मिल रही है नेताओं को। लेकिन 35 साल 40 साल काम करने के बाद आदमी को बुढ़ापे में इज्जत के लायक, जीने के लायक पैसा नहीं मिलेगा। अभी एनपीएस में रिटायर हुए लोगों को 2-2 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। अब बताइए 2000 पेंशन में वो एनपीएस का आदमी क्या करेगा? ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर धारा 370 खत्म की जा सकती है तो एनपीएस क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है? सारे कर्मचारी इस पर उद्वेलित हैं, महासंघ बन चुका है, वो संघर्ष कर रहा है और आप यकीन मान लीजिएगा 2024 के चुनाव में इसका साफ साफ असर दिखाई देगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है शुक्ला जी। एक चीज आपसे पूछना है, आपने सीधे सीधे सरकार की ओर इशारा किया है, कई बातें आपने कह दी। आपने 370 की तरीके से आपने जो कहा उससे लगा कि आप सरकार के कामों से संतुष्ट भी है, लेकिन आपने सरकार को एक तरफ चुनौती भी दी है। कुछ बैंकों में और भी मैं गया था, एलआईसी में गया था, कुछ और कर्मचारियों से मिला,
तो ये जानकारी मिली कि 2024 के चुनाव में इंडियन बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिसर यूनियन के RN शुक्ला जी, यानी कि आपके बारे में लोगों ने कहा कि वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाने जा रही है। आप कुछ खुलासा तो सब कह दें हम लोगों के लिए। भाई आप कुछ कह देंगे तो हमारे लिए एक न्यूज़ हो जाएगी। राजनीति में कुछ चीजें मौन रहकर ही करना बेहतर होता है, लेकिन अगर साथियों की इच्छा है और पार्टी का आदेश है तो निश्चित तौर से मैं आना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं वर्तमान में स्थिति देखता हूँ तो अपने संसद के अंदर मौन बैठे सांसदों को देख के मन दुखी हो जाता है कि जिन प्रश्नों पर उनको संसद के अंदर उद्वेलित होना चाहिए था, जिन समस्याओं पर प्रश्न पूछना चाहिए था, उस पर उनके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हों, उसमें हमारा एक भी सांसद गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सब जो है अरबपति हैं, सबके पास कोई माफिया है, कोई धन पशु है, तो गरीबों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो उसमें कोई RN शुक्ला जैसा ही कोई एक आदमी होगा जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यदि पार्टी आपका इशारा मैं समझ गया, क्योंकि आपकी पहुंच हमने देखी, आपकी पैठ देखी, आपके प्रति लोगों की श्रद्धा मैंने देखी। अभी मैंने कुछ टीचर से बात की, अध्यापकों से बात की, बिजली विभाग वालों से बात की, कर्मचारियों में एक स्वर से आपका नाम निकलता है और आपने इसकी तरफ इशारा भी किया है। हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि 2024 में आप अवश्य जीतेंगे, तब मैं आपका फिर से इंटरव्यू लूंगा। हाँ, चूंकि मेरा ये मानना है कि हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजदूरों की आवाज नहीं सुनाई देगी, और इंद्रजीत गुप्ता के बाद या अन्य सांसदों के बाद कौन है जो काम करने वालों की आवाज उठा रहा है? क्या बैंकर्स के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? दुनिया भर की पेंशन रिवाइज हो रही है, क्या बैंकर्स की पेंशन रिवाइज होती है? नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? और सबसे बड़ा बात कि जिसपे सरकार को एक पैसे की व्यवस्था नहीं करना, आपको मालूम है? नहीं, सरकार तो कहती है उसका पैसा नहीं, बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। सरकार आंख में धूल झोंक रही है, कुछ नहीं करना है, ये ब्यूरोक्रेट्स समझा रहे हैं। वेतन बैंक कर्मी अपने मुनाफे से जो कमाते हैं उससे वो अपना वेतन और अपना पेंशन, हमने अपना पेंशन फंड खुद कंट्रीब्यूट करके बनाया हुआ है। उसमें सरकार का क्या योगदान है? कोई माई का लाल बता दे, माननीय वित्त मंत्री बता दे कि उन्होंने क्या योगदान किया है हमारे पेंशन के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। उल्टा जो हमारे बैंक में वेलफेयर की स्कीमें चल रही थी उसको DFS के लोगों ने रुकवाया है जगह जगह बैंकों में कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। जो कुछ भी बैंक कर्मी को मिल रहा है वो बैंक कर्मियों के अपने कंट्रीब्यूशन से मिल रहा है। इसलिए सरकार को 25 पैसे की कोई व्यवस्था नहीं करनी है। नहीं, लेकिन NPS जब खत्म होगी, पूरे देश में खत्म होगी, तब तो कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं पड़ेगा। अभी आपने सारा पैसा फंड मैनेजर्स को दे रखा है। नहीं, NPS के पैसे से हाँ बिल्कुल चलेगा, बेहतर चलेगा। आज तक पेंशन फंड को किसी भी बैंक ने पब्लिश नहीं किया है, आपको मालूम है ये बात? हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं, वित्त मंत्रालय पे दबाव बना रहे हैं कि पब्लिश द पेंशन फंड। क्यों नहीं पेंशन फंड? मेरे बैंक की स्थिति ये थी कि जितना पेंशन फंड का ब्याज मिला था उसका आधा पेंशन बांटने में खर्च हुआ। यानी कि हर पेंशनर की पेंशन को यदि आप डबल कर देंगे तो सिर्फ आप ब्याज खर्च कर रहे हैं। इसमें कौन सा बहुत भारी जो है रॉकेट साइंस, मतलब आपने पेंशन अपडेशन की बात कही जी। लेकिन एक मिनट शुक्ला जी, अभी तो आप लोगों के यहाँ कोई आदेश आया है 13 तारीख को जिसमें है कि 2017 तक रिजर्व बैंक वालों की पेंशन अपडेट कर दी जानी। वो कुछ बताया, इस देश में कुछ खास वर्ग है जिनके लिए नियम कानून तोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं, उसमें बैंक कर्मियों जैसे गरीब लोग कहाँ आते हैं? क्योंकि बैंक कर्मी आज तक वोट बैंक नहीं बने। और हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य यही है कि जब तक आप वोट बैंक नहीं होंगे तब तक आपकी कोई सुनेगा ही नहीं, भले आप कितनी भी सच बात करें। धन्यवाद शुक्ला जी। ये शुक्ला जी थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में ये बताई कि बैंक कर्मी केवल बैंक कर्मी है, वोट बैंक नहीं है। इस वजह से इनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो सका। शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।